हेलो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर 6 टू द पावर n को सॉल्व करने पे क्या जो इसका यूनिट प्लेस होगा, इकाई का स्थान, वो 0 आ सकता है। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। लिखेंगे यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो 6 टू द पावर n, तो 6 टू द पावर n 5 से विभाजित होनी चाहिए, 5 से विभाजित होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अर्थात 6 टू द पावर n 6 टू द पावर n के गुणनखंड में 5 का होना अनिवार्य है। क्यों? देखते हैं। अगर मैं 6 का गुणनखंड करता हूं तो यहां पे मिलेगा 2 गुणे 3। तो चाहे कुछ भी ले लो, इसका पावर शून्य पे खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर इसके साथ एक 5 होता तो ये क्या होता? 5 दूनी 10, एक 10 मिलता है इसके गुणनखंड में। अब इसका घात हम 1 2 3 4 चाहे जो भी प्राकृत संख्या ले लें तो ये संख्या क्या होगी? एक संख्या, तो उसमें शून्य मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बस अब इसी चीज को हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 6 टू द पावर n को इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 का पावर 3। यहां पे हम ये देख रहे हैं कि इसमें कोई भी इसके गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में कोई भी संख्या 5 नहीं आ रही है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का होना आवश्यक है। ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं n। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहां पे हम ये देख रहे हैं, चूंकि संख्या 6 टू द पावर n के गुणनखंड में 2 तथा 3 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहा है। लिखेंगे अतः ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त हो। तो इतना लिखने का मतलब यही है कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर होता जिसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 3 के अलावा एक 5 आ जाता तो वो क्या होता? एक उसमें 0 मिल जाता। लेकिन ऐसा कोई भी अभाज्य गुणनखंड इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः n के किसी भी मान के लिए इसका मान 6 टू द पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है। यही चीज हमें दिखानी है कि ये दोनों की दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले हम लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, तो करेंगे क्या? यहां से यहां तक में मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि ये पूरा एक ही पद में है और ये वाला अगला पद है।
इन दोनों पदों में 13 जो है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो दोनों में से 13 निकाल लिया। बचा कितना यहाँ पे, तो 7 × 11 प्लस यहाँ पे कितना बचा 1। इसको लिखेंगे 13, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1, 13 × 78 हो गया। हम 78 को भी और चाहे तो तोड़ सकते हैं, 78 को भी। कितना तोड़ लेंगे, तो ये टूटेगा 2 बार में, कितना आएगा 39, 3 और फिर 13। यानी कि इस पूरी संख्या को हल करने के बाद इसके 1 2 3 4 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। और मैंने ये बताया हुआ था कि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक तो निकाल लिया हमने। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो देखो यहां से यहां तक एक पद और ये हो जाएगा दो पद, यानी कि इसमें 2 टर्म्स हैं। हम क्या करेंगे, दोनों में हमें 5 दिख रहा है, इसको कॉमन कर लिया। जो बचा उसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हुआ, और यहाँ पे 1 बचाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 7 = 42 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24 + 1, तो 5 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 × 24 करते हैं। 24 दूना 48, 24 चौके 96, ये हो जाएगा 8 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 10, तो ये हो जाएगा 1008 + 1, 5 × 1009। अब यहाँ पे जो 1009 आया, यह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर होगा नहीं। तो कहोगे कि सर जी खाली में दुइये को फैक्टर है और इसके अलावा एगो 1 भी तो होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे क्या कि यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम चाहे तो 1 कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मैंने कहा था कि जो भी संख्या होगी अगर उसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो वह क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, चूंकि दी गई संख्या, यहाँ पे भी गई छूट गया है, कहाँ गई पता नहीं, चूंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो ये रहे दोनों के दोनों क्वेश्चंस, सॉल्व कर लें। बुझे हो? अगर ना समझ में आया हो तो इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करके ये आएगा आपका कितना, 11 × 7, 77 × 13, ये आएगा 1001। इसमें +13 करेंगे तो ये आएगा 1014। अब इसका फैक्टर करके चेक करो, 1014, 2 से जाएगा 2 × 5 = 10, 0 7 बार में, फिर उसके बाद 3 से 3 × 1 = 3, 2 बचा, 3 × 6 = 18, और ये कितने बार में जाएगा, 3 × 9 = 27, फिर 13 से जाएगा और फिर 13 बार में, ये 13 से 1 बार में। कहने का मतलब 1014 के कितने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, तो कहने का मतलब 2 है, 3 है,
13 है और 13 का घात 2। इसके साथ चाहे तो आप 1 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये कहा था भाज्य संख्या में, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था क्या कि जब भी किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो, तो 1 2 3 4 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या होगी। ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ जिसको बोलेंगे। हुआ क्या कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एगो लड़की है, सोनिया, ठीक है, ये कितना समय लेती है, 18 मिनट लगती है। मतलब यहां से यहां तक ये 18 मिनट में पूरा करती है। कितना मिनट, 18 मिनट। ठीक है, और इसी पाथ पर एक रवि नाम का बबुआ है, किने है भूला गया, रवि 12 मिनट में इसको तय करता है। कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो सेम सर्कुलर पाथ है ये, एकदम सेम सर्कुलर पाथ। इसी पाथ को तो हम यहाँ पे रवि को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, रवि इस पूरे को पाथ को कंप्लीट करने में 12 मिनट का समय लेता है, 12 मिनट। ठीक है, और ये सोनिया जो है ये 18 मिनट का समय लेती है। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ये मान लिया कि ये दोनों के दोनों एक ही पाथ पर खड़े हैं, मतलब सोनिया भी यहीं खड़ी है और रवि भी यहीं पे खड़ा है, लेकिन दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। ये दो अलग अलग सर्कल मैंने क्यों बनाए ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। अब ये क्या करते हैं कि एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो देखो जब रवि ये कंप्लीट करता है तो एक चक्कर 12 मिनट में, दो चक्कर, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में 12 मिनट का समय लेता है। ठीक है, दो चक्कर कंप्लीट करने में 24 मिनट का समय लेगा और 3 चक्कर कंप्लीट करने में 36 मिनट का समय लेगा। अगर सोनिया की बात की जाए, सोनिया, तो एक चक्कर 18 मिनट, दो चक्कर 36 मिनट। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हो रवि जो है वो 3 चक्कर के बाद फिर से अपने प्रारंभिक स्थान पे होगा और सोनिया जो होगी वो अपने दूसरे चक्कर में कहां पे होगी, अपने प्रारंभिक स्थान पे होगी। बस इसी चीज को इसने बोला है कि अगर वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब इसी स्थान पे वो दोनों कब मिलेंगे। तो कहने का कुल मतलब ये है कि हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर 18 का फैक्टर करें तो 2 गुणे 9 और 12 का फैक्टर करें तो 2 गुणे 2 का घात 2 कर लेंगे और ये 3। ठीक है, एलसीएम निकलेगा यहां से, एलसीएम होगा 2 to the power 2 multiply 9, यानी कि 4 गुणे 9, ये कितना हो जाएगा, 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट के बाद वे दोनों के दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये चीज से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।